नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के रूबरू कार्यक्रम में। रूबरू में आज हम लोग बातचीत करेंगे स्थापत्य कला के नए आयाम, यानी कि न्यू डायमेंशंस इन आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वास्तुकला या वास्तु से संबंधित भी कहा जाता है, स्थापत्य आर्किटेक्चर, इसके बहुत सारे आपको शब्द जो हैं प्रचलन में सुनने को मिलेंगे। ये स्थापत्य कला दरअसल क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, स्थापत्य कला का अच्छा या बेहतर होना एक समाज में किस प्रकार से उन्नति का सूचक होता है, इतिहास में इसका क्या स्थान है, ऐसी तमाम बातों पर बहुत विस्तार से चर्चा करने के लिए स्थापत्य कला के एक विशेषज्ञ, एक वास्तुविद, एक आर्किटेक्ट श्री ज्ञानेंद्र शेखावत का हमारे साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है शेखावत साहब आपका। दर्शकों, श्री ज्ञानेंद्र शेखावत एक वरिष्ठ और अनुभवी स्थापत्य कलाकार यानी कि आर्किटेक्ट हैं, वास्तुविद हैं। आपने बाकायदा इस विधा की एक विधिवत शिक्षा ली और बहुत वर्षों से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों के मकान, लोगों के मकानों और लोगों के घरों का निर्माण करते हैं। मकान वो चीज़ है जो वो सपना होता है जिसे धरातल पर लाया जा सकता है। ये जो कला है, ये जो विधा है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसमें आप लोगों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए क्या संभावनाएं हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका इतिहास क्या है, ऐसी तमाम रोचक बातों के बारे में हम तफसील से शेखावत साहब से चर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः स्वागत है शेखावत साहब आपका। सर, आपको विदित है, आपको मालूम है कि हमारा आज का जो विषय है वो है स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के नए डायमेंशंस। लेकिन इससे पहले कि हम इसके संबंध में चर्चा करें, एक आम आदमी की समझ के लिए ये बताइए कि आर्किटेक्चर जो होता है या स्थापत्य कला जो है सर, उसमें क्या क्या आता है? क्या ये केवल मकान के नक्शे बनाने की विधा है या इससे कुछ और है, अधिक है? धन्यवाद आजाद साहब। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा जी कि स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर, जी, इसका मतलब है द आर्ट और साइंस ऑफ डिजाइनिंग ए बिल्डिंग। अच्छा, एक भवन का निर्माण करने के पीछे जी, जो क्राफ्ट है, जो कला है, जो साइंस है, जी, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे डिजाइन प्रोसेस को जी, आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो इस कार्य को करता है जी, उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। और आर्किटेक्ट एक भारत के अंदर एक क्वालिफाइड डिग्री है जो एक कोर्स करने के बाद आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं जी, और अपने आप को आर्किटेक्ट कह सकते हैं। पर इस पूरे साइंस को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे क्राफ्ट को आर्किटेक्चर कहा जाता है, जो कि भवनों के निर्माण और डिजाइन, स्पेस डिजाइन से संबंधित है। जी। तो यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि कागज पे एक नक्शा बनाया और उसकी इमारत खड़ी कर दी, इसमें आर्किटेक्चर में इससे ज़्यादा गहराई है। थोड़ा सा विस्तार से बताएं शेखावत साहब कि आर्किटेक्चर के बारे में ये समझा जा, कुछ लोग में भ्रांति हो सकती है जी कि ये केवल एक नक्शा बना देने से संबंधित कला है। जी नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसमें एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है। आप ये देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग या जो बाकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं वो 4 साल के होते हैं। आर्किटेक्चर एक 5 साल का कोर्स है और जिसके बाद में आपको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री मिलती है। तो 5 साल में एक गहन पढ़ाई, एक सघन पढ़ाई करा के और एक बच्चे को तैयार किया जाता है और एक आर्किटेक्ट वो बनता है उसके बाद में। इसके अंदर कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको लोकल स्पेसेस, लोकल एरिया का ध्यान रखना है, रीजन का ध्यान रखना है, आपको साइट का ध्यान रखना है, कॉन्टेक्चुअल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या मटेरियल निर्माण में यूज होने वाला है उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखने वाला है। किन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई डॉक्टर के लिए कर रहे हैं या एक कोई व्यवसायी के लिए मकान डिज़ाइन कर रहे हैं या एक कोई आप किसान के लिए मकान डिज़ाइन कर रहे हैं या शहर में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, पहाड़ी पे कर रहे हैं, नदी किनारे कर रहे हैं, झील किनारे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान पहले करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके बाद फाइनली एक डिज़ाइन का एक सोल्यूशन निकल के आता है जो अल्टीमेटली जो रहने वाला आदमी है उसकी ज़िंदगी को
प्रभावित करता है और बेहतर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो आर्किटेक्चर केवल एक नक्शे बनाने से सीमित नहीं है, इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आपसे बातचीत करके बड़ी रोचक चीज़ें पता चली शेखावत साहब। आपने बताया कि प्रोफेशन के हिसाब से अलग मकान डिज़ाइन होगा या ऑफिस स्पेस जो है, ज्योग्राफी आपने बोली कि कौन सी नदी के किनारे है या पहाड़ के किनारे है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और हम इन पर वापस लौटेंगे और आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि उदाहरण के तौर पे आप हमें बताएं कि मान लीजिए आप एक चिकित्सक के लिए मकान या उनका कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं और बनिस्बत उसके मान लीजिए आप एक, जैसा कि आपने कहा, किसान के लिए मकान बनाते हैं, तो दोनों में किस तरीके का फ़र्क रखेंगे? मैं आपको बताऊँ जी। जैसे अगर मैं एक डॉक्टर के लिए मकान डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी जी। वो हो सकता है वहाँ पर एक ओपीडी अपने चलाते हो शाम को या सवेरे में, तो उनको हो सकता है हमें मकान में ही ओपीडी की व्यवस्था देनी पड़े, वेटिंग की व्यवस्था देनी पड़े। और वही अगर मैं किसान के लिए बना रहा हूँ तो हो सकता है कि वो अपना हाउस जो है वहाँ पे कोई वो अनाज का भंडारण करना चाहे या वो वहाँ पर कोई कृषि से रिलेटेड कोई चीज को रखना चाहे। तो हर क्लाइंट की, हर आदमी की यहाँ पे इनफैक्ट आदमी की मानसिकता भी आती है। कि कई कुछ लोगों को खुलापन पसंद है, कुछ लोगों को चौक पसंद है, कुछ लोग इंडोर्स ही रहना चाहते हैं, कुछ लोगों को गार्डन पसंद है, कुछ लोगों को धूप ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को धूप नहीं पसंद है, कुछ लोग हवादार मकान चाहते हैं, कुछ लोग नहीं अंदर ही रह के बैठना चाहते हैं। तो कई चीजों का ध्यान में रखते हुए और सबसे बड़ी बात आजाद साहब ये और है कि परिवार की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बड़ा परिवार है, सदस्य कितने हैं, उनकी आदतें क्या है, इन सब का भी गहनता से स्टडी करके ही डिजाइन प्रपोजल पे पहुंचा जा सकता है। जी, यानी कि मकान बनाना दर्शकों केवल कागज़ पे चंद लकीरें खींच के और उसके हिसाब से इमारत खड़ी करना नहीं है। जैसा कि हमारे अतिथि शेखावत साहब ने फरमाया कि इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य लोगों की इच्छा तो हो सकती है लेकिन शायद समझ के परे होगा। सर, ये जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, ये कोई नई विधा नहीं है, ये ऐतिहासिक है, ये अनेक वर्षों से, हम सदियों से इसको देख रहे हैं। आप आर्किटेक्चर के इतिहास पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आप जो स्थापत्य कला है वो कितनी पुरानी है, और विशेषकर हम जयपुर शहर में रहते हैं सर, तो जयपुर तो अपने आप में ही एक वास्तुकला का, स्थापत्य का नमूना है, दुनिया भर इसका लोहा मानता है। तो जयपुर के इतिहास पे, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया जी, जो कि मेरे हृदय के बड़े नजदीक है, दिल के बड़ा करीब है जी। आर्किटेक्चर के लिए कहा जाता है कि इट इज द बोल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ एनी सिविलाइजेशन। एक आर्किटेक्चर देख के आप मोहनजोदाड़ो की सभ्यता आपको मिली, हड़प्पा के कुछ अवशेष मिले, आपने वो उस टाइम वो क्या करते थे, कैसे जाना, उनके पुराने मकानों को, अवशेषों को जान के, देख के, परख के, जांच के आपने बताया। तो कोई भी पुराने काल में भी अगर कोई कार्य हुआ है आर्किटेक्चर से संबंधित, कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित, घर से संबंधित, महल से संबंधित, आज भी उसके अवशेष ये बताते हैं कि वो इमारत कैसी रही थी और डेवलपमेंट उस टाइम कैसा रहा था उस सिविलाइजेशन में। तो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्क्रिप्ट है डेवलपमेंट को बताने की, हिस्ट्री में, हिस्ट्री को समझने के लिए जी। दूसरा आपने प्रश्न किया जयपुर के बारे में। सन 1727 में जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय सेकेंड ने जयपुर की, आमेर से जब वो जयपुर आना चाहते थे और जयपुर की परिकल्पना करी, तो उन्होंने भी, वो खुद एक अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता थे आर्किटेक्चर के, और उन्होंने एक वास्तुविद, बहुत एक विद्वान, आपने नाम सुना होगा, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जी, उनको बुलाया और इस परिकल्पना को साकार करवाया जी। और 9 वास्तु पुरुष मंडल के जो 9 ग्रह हैं उन पे जयपुर शहर की परिकल्पना करी और इसको डिजाइन किया। हम लोग बड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं जयपुर के आर्किटेक्चर से, टाउन प्लानिंग के प्रिंसिपल से जी। और इनका बड़ा योगदान है आज की भी हमारी प्लानिंग के अंदर जी। तो जैसा कि आपने कहा, बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। हिस्ट्री में भी
और पुराने टाइम में भी आर्किटेक्चर और प्लानिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जी सर, आपने अभी इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा कि पुराने जयपुर का जो स्थापत्य है, जो स्थापना कला है, जिस प्रकार का उसका डिज़ाइन है, उससे आप और मेरे ख्याल में आप जैसे बहुत सारे पेशेवर आर्किटेक्ट्स आज भी उससे प्रेरणा लेते हैं। कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं उदाहरण स्वरूप जो आप बता सकते हैं जो इतिहास से आप आज भी सीखते हैं या और अपने प्रयोग में लाते हैं? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने शुरू में भी चर्चा के दौरान ये बात आपको बताई है जी कि हम रीजन और लोकल कॉन्टेक्स्ट को बड़ा ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी होता है जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें। जी जयपुर के अंदर अगर आप देखें तो जो कोठियाड़ प्लानिंग करी है, जो हवेलियां बनी है, उनके बीच में जो कोठियाड़ बनाए, चौक, वो आंगन जिसको जिसे चौक कहते हैं, कोठियाड़ कहते हैं, वो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वहां सभी परिवार के लोग इकट्ठे हो सके, मिलजुल सके, और वो लो राइज हाई डेंसिटी डेवलपमेंट का उदाहरण है कि हम वहां जब बैठते हैं तो शेड पड़ती है, कोठियाड़ ठंडा रहता है, धूप से वहां छांव पड़ती है, जब एक तरफ से धूप निकलती है और बिल्डिंग की छांव कोठियाड़ में पड़ती है तो वो ठंडा ही रहता है। हाँ। और वो आसपास के कमरों को भी ठंडा करता है। तो जयपुर की प्लानिंग से ये, और जो रोड का नेटवर्क है, हायरार्की, जो बड़ी रोड है, जो मेन रोड्स है वो चौड़ी है, छोटी जो प्राइमरी रोड है वो और पतली है, और जो टर्शरी रोड जो अंदर गलियों में जा रही है वो और पतली है। और इनकी इंटरकनेक्टिविटी आपस में, ये देखने और पढ़ने और इंस्पिरेशन लेने लायक चीजें हैं। जयपुर के बारे में मैं ये बोलूँगा। जी, बहुत अच्छा। शेखावत साहब, ये बताइए कि आप इस क्षेत्र से कैसे प्रभावित हुए? वो कौन सा मोड़ था आपके जीवन में कि जब आपने ये सोचा कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, और वो बनने की प्रक्रिया कैसी रही? आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैं 91-92 में जब 11वीं-12वीं में था जी, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं था, पर मेरे फादर खुद एक अपने आप में खुद सिविल इंजीनियर हैं। जी जी। और वो सिविल इंजीनियर, जैसा कि आपको पता होगा कि वो कंस्ट्रक्शन से, निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट होता है। वो सरकारी नौकरी में थे, पर क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया जी। और मेरी समझ और मेरी उस जमाने की, मेरी उस टाइम की लेवल को देख के उनको लगा कि भाई तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा, इस पे तुम अपना हाथ आजमा के देखो। तो उनके मार्गदर्शन से मैंने थोड़ा स्टडी किया, और उस जमाने में गूगल वगैरह और ये तो सब होते नहीं थे, पर फिर भी मैंने जो भी मेरे को रिसर्च में मेरे लेवल पे कर पाया, और अल्टीमेटली फादर के मार्गदर्शन पे, अगर मैं अतिशोक्ति नहीं होगा कि मैं कहूँ कि उनके मार्गदर्शन के कारण ही मैंने ये सब्जेक्ट चुना। मुझे शुरू के 4-6 महीने कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा। और मैं भटकता रहा इधर उधर कि ये क्या हो रहा है। मैं ड्राइंग्स में बहुत अच्छा नहीं था, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा नहीं था, पर मेरे को समझ में आ रही थी चीज़ें। 4-6 महीने बाद मैंने इस चीज़ को पढ़ा, क्राफ्ट को समझने की कोशिश करी, और उसके बाद मैं निकलता चला गया। मैंने 5 साल का कोर्स किया है जिसको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से कोर्स किया है, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने स्पेशलाइजेशन करी, जो कि मैंने अर्बन प्लानिंग में करी। अच्छा। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से। अच्छा। तो मैंने SPA दिल्ली से मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग किया। जी। तो मैं बेसिकली आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर हूँ। सर, ये बताएं, क्योंकि मेरा जो अगला प्रश्न है वो इससे संबंधित है, जो आपने इसको करियर के रूप में कैसे लिया उससे ही संबंधित है, लेकिन आपने अभी अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता की बात की, तो क्या ये अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर से कुछ अलग है, और मूल रूप से ये क्या सिखाती है? जो भी अभी अपन थोड़ी देर पहले जयपुर की बात कर रहे थे जी, जब छोटे घर में वो बात आ गई तो आर्किटेक्चर हो गई, जब वो बड़े लेवल पे पहुंच गई तो वो शहर के लेवल पे पहुंच गई, कॉलोनी के लेवल पे पहुंची, सेक्टर के लेवल पे पहुंची, और अल्टीमेटली वो शहर के रूप में। तो आर्किटेक्चर का ही एक ब्रॉडर वृहद स्वरूप है, अगर मैं बोले तो बड़ा स्वरूप है। अगर आर्किटेक्चर से ही प्लानिंग तक पहुंचा जा सकता है, कई और भी आयाम है जिससे पहुंचा जा सकता है, पर एक आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो आर्किटेक्चर का ही एक बड़ा रूप है, वो वहीं से निकल के आप वहां पहुंच रहे हो। तो ये बड़ी मिक्स्ड और इंटरफेस इनका बड़ा स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रीम्स का। तो मूल रूप से ये कहना सही होगा कि ये आर्किटेक्चर का ही एक डायमेंशन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये नया आयाम है स्थापत्य का। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। सर, ये और बताएं कि क्योंकि चर्चा का मुख्य विषय स्थापत्य के नए आयाम है,
तो एक महत्वपूर्ण आयाम तो जैसे आपने बताया कि अर्बन प्लानिंग है, क्या इस तरीके के और भी डायमेंशंस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी कौन कौन से हैं? अभी बहुत सारे डायमेंशंस आर्किटेक्चर के बाद एज ए करियर ऑप्शन जी। और एज ए प्रोफेशन आ गए हैं। जी अर्बन प्लानिंग एक है, जी। रूरल प्लानिंग एक दूसरा आयाम है जी। जो कि राजस्थान भारत में बड़ा इम्पोर्टेंट है और जी। हो भी रहा है। जी हाउसिंग एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अच्छा। अर्बन डिजाइन, हेरिटेज कंजर्वेशन जी जो कि राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। हेरिटेज कंजर्वेशन, जी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि जो निर्माण बड़ा होता है उसको मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजरल टीम चाहिए होती जी। है, तो वो भी एक आयाम है। इंटीरियर डिजाइन आजकल हर आदमी घर बनाने के बाद इंटीरियर्स करवाना चाहता है, वो रंग से खेलना चाहता है, फर्नीचर को डिजाइन करवाना चाहता है, मटेरियल से अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो वो इंटीरियर डिजाइन हो गया। लाइटिंग डिजाइन इन इंटीरियर वो भी अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया। तो आजकल बहुत सारे डायमेंशंस हो गए हैं, सुपर स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं। और अभी आर्किटेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो वास्तुविद्स आ रहे हैं, वो कोई ना कोई स्पाइक या कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन के साथ आ रहे हैं और वो अपने इंटरेस्ट के कारण उस लाइन में जाते हैं। जी। दर्शकों, आज का जो हमारा मूल विषय है स्थापत्य के नए आयाम, उस पर आपने विस्तार से सुना कि शेखावत साहब ने बताया कि आर्किटेक्चर अपने आप में एक विधा है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे उसकी शाखाएं हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि अर्बन प्लानिंग है, रूरल प्लानिंग है, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह है। ये ध्यान रखें, खास करके हमारे युवा साथी, युवा दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आपके लिए जीवन के इस पड़ाव पर, जबकि आप अपने करियर को, जबकि आप अपने एक आने वाले समय में किस प्रकार का काम करना चाहते हैं उसको चुनते हैं, तो ये भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर, इसी प्रश्न के एक्सटेंशन को, इसी को थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि आप हमारे युवा दर्शकों को ये बताएं कि अगर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अपना करियर, इसमें अपना जीवन कैसे बना सकते हैं और इसमें क्या क्या संभावना है। क्या आर्किटेक्चर का फील्ड, क्या स्थापत्य का क्षेत्र जो है इस समय ऐसा हो चुका है कि इसमें और कोई आने वाले समय में कोई लंबी संभावना नहीं दिखाई देती, या यह असीम संभावनाओं का क्षेत्र है? सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि 130 करोड़ की जनता में हमारे पास में मुश्किल से मुश्किल 1 लाख आर्किटेक्ट्स भी पूरे भारत में नहीं है। अच्छा जी। और जिनमें से प्रैक्टिस करने वाले तो शायद और भी बहुत लोग कम होंगे जी। तो आप पहले तो समझें कि इसके अंदर अपार संभावना है। हर आदमी को एक अपना आशियाना चाहिए होता है। सबसे पहले कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और तीसरी चीज मकान है। बिल्कुल सही। तो हर आदमी को मकान अपना चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, अपना होटल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, हर जगह वेरेवर यू थिंक ऑफ स्पेस, आर्किटेक्चर इज इन्वॉल्व्ड। वेरेवर यू थिंक ऑफ डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर इज इन्वॉल्व्ड। तो आप ये समझे, इसकी संभावनाएं एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अपार है जी। अब आपका एक क्वेश्चन का ये था कि कैसे बच्चे जो हमारे युवा साथी हैं इसमें आ सकते हैं। उनको 12th की जो परीक्षा है जी, वो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना पड़ेगा जी। उनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ पर एक हमारे एग्जाम होते हैं जिसको नाटा का एग्जाम बोलते हैं, नेशनल आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। वो नाटा का एग्जाम देना होगा जी। और उसके बाद में पूरे भारत में करीबन 450 आर्किटेक्चर स्कूल्स हैं, आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं। उसके हिसाब से वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में भी 10-12 कॉलेजेस हैं और वो 5 साल की शिक्षा होगी ये। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस पूरी प्रोसेस को ऑडिट करती है, देखती है, चेक रखती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में आप एडमिशन लीजिए, उनसे अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम एडमिशन लीजिए, 5 साल का कोर्स करिए। निकलने के बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स आपको एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री मिलेगी जिसको बीआर्च कहते हैं। और आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने आप को आर्किटेक्ट कह सकते हैं। उससे पहले आप आर्किटेक्ट अपने आप को नहीं कह सकते। 1972 पार्लियामेंट एक्ट से हमारा ये एक्ट बना है जी। तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद आप पूरे भारत में
कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है जी। तो ये पूरा प्रोसेस है जी। और इसमें अपार संभावना है। जी, ये आपने बताया, आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, इतना बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और जैसा कि साहब ने फरमाया कि आशियाना सबकी बहुत बड़ी ख्वाहिशों में से एक होता है। मकान चाहिए, अस्पताल चाहिए, दुकानें चाहिए, तमाम इस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो ये एक अपार संभावनाओं, असीमित संभावनाओं वाला क्षेत्र है। सर, लगे हाथ ये भी बताएं कि क्या हमारा परिवेश, यदि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी लड़का या लड़की ग्रामीण परिवेश से है, उसका और क्या भाषाई पकड़ का, खासकर अंग्रेजी का, उसमें सिद्धहस्तता न होना, क्या इस क्षेत्र में हमें किसी प्रकार से पिछाड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली आपको यू हैव टू थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आपकी सोच जो है वो ग्लोबल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है जी। आपको काम तो अल्टीमेटली अपने अपने जगह में, अपने शहर या अपने कस्बे या अपने गांव में ही करना है। तो वहां पे लैंग्वेज इज नो बैरियर। आप सारा जो ये कला है जी। ये पूरी एक विजुअलाइजेशन की कला है। आपको आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप में मेहनत करने का वो जज्बा होना चाहिए। मैं कहीं से भी नहीं मानता कि अर्बन रूरल का इसमें कोई फर्क है या भाषा के ज्ञान का उसमें कोई फर्क है। डेफिनेटली आप जब भी आर्किटेक्चर करते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, आपको स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। आप क्योंकि आप अपने आइडियाज को जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, आपको बोलना आना पड़ेगा। अगर मेरे ड्राइंग मैंने अच्छी बनाई है पर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं कोई काम का ही नहीं जी। तो एक बोलने की कला आनी चाहिए। मैं भाषा के ज्ञान को इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं मानता जी। शेखावत साहब, आपसे जब बातचीत रही है शुरू से, तो आपने ज्योग्राफी को, लोकल एरिया को, अभी आपने फिर कहा कि थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, आपने क्षेत्र को, रीजन को बहुत विशेषता दी है। ये बताएं कि घरों के निर्माण में, संस्थाओं के निर्माण में, मकानों के निर्माण में ये ज्योग्राफी जो है ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और रीजन किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहता है? बहुत ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जयपुर के अंदर पहले पत्थर बड़ी इजीली मिल जाया करता था। तो हमारे यहाँ पे जो मकान की नींव है वो पत्थरों से बनती है। और वही अगर आप गंगानगर साइड में चले जाएं, हनुमानगढ़ चले जाएं, वहाँ पत्थर नहीं मिलता। तो वहाँ नींवें अभी भी ईंटों से बनाई जाती है। तो ज्योग्राफी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ज्योग्राफी, और क्योंकि वो भी एक अर्थ के ऊपर परमानेंट कोई चीज है जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, और आप कोई चीज बना के उस ज्योग्राफी को चेंज कर रहे हैं, तो आपको उस ज्योग्राफी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको उस ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और ये बात करते करते अपन अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपन पहुंच जाएंगे ग्रीन बिल्डिंग्स पे, अपन पहुंच जाएंगे इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर पे। तो ये ज्योग्राफी को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से स्टडी करके ही मकान को या भवन का निर्माण किया जाना आवश्यक है जी। शेखावत साहब, बहुत रोचक चर्चा चल रही है, हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, इससे क्या तात्पर्य है और इसको हम अमल में कैसे ला सकते हैं? मैं बड़ा स्पेसिफिकली वापस यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात करना चाहूँगा जी। केरल या तमिलनाडु के बारे में बात करने मैं नहीं चाहूँगा। राजस्थान के बारे में अगर हम सस्टेनेबल की बात करें तो हमें हमारे निर्माण कार्य में लोकल मटीरियल्स को यूज करना होगा। हमें यहीं के पत्थर यूज करने होंगे या यहीं की ईंटें यूज करनी होंगी, यहीं का मार्बल हमें यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे सौर ऊर्जा में भरपूर सौर ऊर्जा हमारे पास, जिसको सोलर पावर कहते हैं, अवेलेबल, हमें उसको टैप करना होगा, जिससे एनर्जी कंजप्शन जो है, जो सौर ऊर्जा से एनर्जी कंजप्शन की बचत की जा सके। एक बात। दूसरा, पानी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं, हम पानी को बहुत ढंग से यूज करें और सहेजें। तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पुराने जमाने में भी अगर आपने देखा हो तो स्टेप वेल्स वगैरह इस तरीके की चीजें होती थी, एक बड़ी सेलिब्रेटेड सी स्पेस होती थी जी। हम अल्टीमेटली पानी को कंजर्व करने की तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लोगों को सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, और राजस्थान में ये 2-3 एलिमेंट्स बड़े इसके लिए आवश्यक है जी। दर्शकों, ये था आज का हमारा रूबरू, और रूबरू में आपने मुलाकात की एक वरिष्ठ और अनुभवी वास्तुविद, स्थापत्यकार श्री ज्ञानेंद्र शेखावत से। सर, आपने स्टूडियो के लिए अमूल्य समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।